और शुरुआत 1 मिनट 1 खबर से। आज प्रधानमंत्री बंगाल और असम में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिदनापुर में रैली करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया और असम में रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और असम में उनकी रैली करीमगंज में होगी। दोनों रैलियों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी। साथ ही पीएम मोदी ने असम के लोगों से अपील भी की कि एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद दें। वहीं पुरुलिया रैली की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि बीजेपी के गुड गवर्नेंस के मुद्दे से बंगाल की जनता जुड़ रही है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियां करेंगी। उनकी 3 रैलियां पश्चिम मिदनापुर में होंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे गारबेटा में रैली करेंगी, जबकि दूसरी रैली केशियरी में दोपहर 2 बजे होगी। ममता बनर्जी की तीसरी रैली कलैकुंदा में दोपहर 3 बजे होगी। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में पार्टियों ने दोनों ही राज्यों में रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। बंगाल चुनावों में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद सांसद अर्जुन सिंह अपने समर्थकों के साथ जगतदल थाने पहुंच गए और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये एकदम परिकल्पित भाव से यहाँ काम हो रहा है। बार बार बोलने के बावजूद भी पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आज 10 दिन से इस तरह से आर्म्स एमुनेशन लेके घूम रहे हैं। सब अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बिना मतलब का निरीह लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि अभी मामले की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मंगलवार को टीएमसी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र को किसी जाति या धर्म विशेष के लिए न बताकर बंगाल के लिए बताया। ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो गरीब SC/ST को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देंगी। गरीब किसानों को सालाना 10,000 रुपए मदद का ऐलान भी किया गया है। छात्रों को 4% ब्याज पर 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। विधवा महिलाओं का भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति महीना किया जाएगा। 5 लाख नौकरियां और बेरोजगारी दर आधा करने जैसी चुनावी घोषणाएं भी की गई। ममता बनर्जी ने इस बीच एक बार फिर अपनी चोट का जिक्र करते हुए कहा कि चोट लगने के बावजूद वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। आज हमारा मैनिफेस्टो निकालने देर हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम चलने नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी बहुत कष्ट करके तकलीफ करके हम लोगों का पास जा रहे हैं। टीएमसी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमकर कटाक्ष की। टीएमसी के घोषणा पत्र में किए गए ऐलान पर बीजेपी ने जमकर कटाक्ष किया है। पार्टी के नेताओं ने टीएमसी के घोषणा पत्र को एक सपना बताया और कहा कि ये जल्द ही टूट जाएगा। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नतीजों के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि दूध का दूध पानी का पानी वो चुनाव जब आएगा और जब दूसरा में जो चुनाव का नतीजा आएगा मिल जाएगा। बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी चाहे जो कर ले, बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत कर ही आएगी। कि जो भी कर ले, घोषणा कर ले और आयोग लगा ले और भाषण दे दे और व्हील चेयर लेकर के जनता का सामने सहानुभूति का बात करे, बीजेपी का ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाए, जितना भी करना है कर लीजिए। भी 200 से ऊपर आसन लेकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। बुधवार को बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए एक अनोखी रैली निकाली। व्हील चेयर पर मार्च कर रहे ये लोग ना ही ममता बनर्जी के समर्थक हैं और ना ही सामूहिक रूप से किसी घटना में घायल हुए हैं, बल्कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ममता बनर्जी की चोट को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं।
इस व्हीलचेयर रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने अपने उन कार्यकर्ताओं की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया जो साल 2018 के बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा का शिकार हो गए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की चोट को नाटक बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बाध्य किया व्हील चेयर पे आने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पिछले एक सप्ताह से जो ये नाटकीय अंदाज में अपने ऊपर हमले का नाटक दिखाकर पश्चिम बंगाल की जनता को सहानुभूति के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए हमारा ये आज माने प्रदर्शन है कि पश्चिम बंगाल की जनता कोई अपाहिज विकलांग सरकार नहीं चाहती। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसकी तुलना सद्दाम गद्दाफी के शासन से कर दी। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर लोकतंत्र दबाने को लेकर कटाक्ष किया। राहुल ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के साथ बातचीत में यह कह दिया कि सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना ही लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव तो सद्दाम और गद्दाफी भी करवाते थे। An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. It is about a debate that is taking place in parliament. राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोगों का अपमान है। मुझे लगता है राहुल गांधी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना ही बेकार है। अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है। देश एंटीलिया मामले में बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान तेज हो गई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और मनसुख हिरेन के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच तकरार काफी बढ़ गई है। बीजेपी एक तरफ इसमें बड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगा रही है। मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वझे को एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने विवादास्पद बयान दे दिया है। 1 मिनट में सुनिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के जीन्स पहनने को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री रावत ने क्या कहा, पहले आप भी सुनिए। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तीरथ सिंह रावत के इस बयान के बाद दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जीन्स पहनने पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। और अब 1 मिनट में देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 28,903 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 188 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 17,741 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। भारत में कोरोना के कुल 1,14,38,734 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,10,45,284 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 2,34,406 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,59,044 मौतें हो चुकी है।
देश का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, जबकि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.5% से भी कम है। देश में अब तक कुल 3,50,64,536 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और अब आपको बताते हैं दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 500 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 536 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 319 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,45,025 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,31,375 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या दिल्ली में 2,702 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,948 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर दिल्ली में 1.70% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 80,856 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है और दिल्ली में कुल 1,35,09,270 लोगों का कोरोना टेस्ट अब तक किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 23,179 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 84 मरीजों की महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,138 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 23,70,507 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 21,63,391 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 1,52,760 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 53,080 लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 2,377 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,49,974 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,551 लोगों की मौत हुई है।